स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदर्श गुप्ता। स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS में। और आज हम बात करने वाले हैं OROP के बारे में, वन रैंक वन पेंशन। वही OROP जो रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल की एज ओल्ड डिमांड रही है, जिसको लेकर वो बीते कई सालों से सड़क पर उतरने से लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने तक के सारे जतन कर चुके हैं। लेकिन अब भी उनका मानना है कि उनके हाथ निराशा के अलावा कुछ नहीं लग पाया है। बल्कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि OROP के जिस एक इशू को लेकर भारतीय जनता पार्टी 2013 के पहले सत्ता में बैठी कांग्रेस को घेरती नजर आती थी, आज उसी मुद्दे पर विपक्षी पार्टी बीजेपी से कठिन सवाल पूछ रही है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इस बीच करंट बीजेपी सरकार ने कुछ किया नहीं है, बल्कि नवंबर 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने खुद ही OROP को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया था। पर फिर भी सवाल ये उठता है कि किसी समय देश की सिक्योरिटी को दुरुस्त रखने वाले इन रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल की सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा ये मामला फिर भी सुलझ क्यों नहीं पाया। ये OROP का मामला कितना उलझा हुआ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मार्च 2022 में जहां एक और सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में खड़ी दिखाई पड़ रही थी, तो वहीं मार्च 2023 में वही सुप्रीम कोर्ट OROP के मुद्दे पर सरकार के अगेंस्ट कार्रवाई करने की चेतावनी देती हुई दिखाई पड़ी। तो शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है ये OROP और इसका पूरा इशू क्या है। और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से वो पॉसिबल मीन्स हैं जिनके थ्रू ये सॉल्व हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS पेपर 2 के गवर्नेंस सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए समझना जरूरी है कि आखिर वन रैंक वन पेंशन की डिमांड का असल मतलब क्या है, लोग इसके अंदर डिमांड क्या कर रहे हैं। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि कोई भी दो डिफेंस पर्सनल जो कि सेम रैंक से रिटायर हुए हों और साथ ही जिन्होंने मिलिट्री में सेम ईयर ऑफ सर्विस पूरे किए हों, उन्हें रिटायरमेंट के बाद इक्वल पेंशन मिलने की डिमांड है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना, आफ्टर ऑल जब सारी सर्विस कंडीशन सिमिलर हैं तो पेंशन भी तो सेम होनी चाहिए। लेकिन नहीं, यह मामला इतना आसान नहीं है। मान लीजिए एक मिलिट्री पर्सनल मिस्टर ए 18 इयर्स की सर्विस के बाद 1995 में रिटायर हो गए। वहीं एक दूसरे मिलिट्री पर्सनल मिस्टर बी भी 18 इयर्स की सर्विस के बाद ए के सिमिलर पोस्ट से ही 2010 में रिटायर हुए। तो यहाँ दोनों की ही सर्विस लेंथ और जॉब पोस्ट सिमिलर होने के बाद भी पेंशन में भारी अंतर देखने को मिलता है। और इसका रीजन ये है कि आज डिफेंस पर्सनल को मिलने वाली पेंशन कुछ एक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी PRA 1961 which is revised as PRA 2008, पेंशन रेगुलेशंस फॉर द एयर फोर्स 1961 और नेवी पेंशन रेगुलेशन 1964। इन एक्ट्स के अंडर डिफेंस पर्सनल को मिलने वाली पेंशन उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का लगभग 50% या मिनिमम 9,000 रुपीज होता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स के चलते मिलने वाले DA यानी डियरनेस अलाउंस और सैलरी रिविजन्स के कारण 1995 में रिटायर हुए मिस्टर ए की सैलरी 2010 में रिटायर हुए मिस्टर बी की सैलरी से कम रही होगी। यही कारण है कि ऐसी कंडीशंस में दो डिफेंस पर्सनल की पेंशन्स में भी भारी अंतर देखने को मिलता है। हालांकि ये सिचुएशन हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि 1973 के पहले डिफेंस पर्सनल्स के लिए वन रैंक वन पेंशन की ही तरह स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेंशन की कंडीशन लागू थी, जिसके अकॉर्डिंग ऑफिसर्स अपनी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% और जवान या जूनियर कमीशन ऑफिसर्स अपनी सैलरी का 70% पेंशन के रूप में ड्रॉ किया करते थे। लेकिन 1973 में इंदिरा गांधी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए इस व्यवस्था को बदल दिया। साथ ही इसी दौरान गठित की गई थर्ड पे कमीशन की रिकमेंडेशन ने रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल और रिटायर्ड सिविलियन गवर्नमेंट पर्सनल की पेंशन में भी सर्विस के टेन्योर के आधार पर डिफरेंस क्रिएट कर दिया। असल में ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि इस नई व्यवस्था में रिस्पेक्टिव पेंशन और पे रूल बुक्स में बदलाव करके पेंशन को ईयर ऑफ सर्विस से डायरेक्टली जोड़ दिया गया था। अब इससे एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, और वो ये कि जहां उस समय सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की एज ऑफ रिटायरमेंट 58 हुआ करती थी, जिसके कारण उनका सर्विस टेन्योर अधिकतर 30+ ईयर्स का होता था, तो वहीं डिफेंस पर्सनल्स और खासतौर पर नॉन कमीशन ऑफिसर्स एंड जूनियर कमीशन ऑफिसर्स का सर्विस टेन्योर 13 to 15 ईयर्स के बीच में होता था। ऐसे में नए रूल्स के अकॉर्डिंग सर्विस टेन्योर कम होने की वजह से इनके पेंशन में भी भारी कटौती देखने को मिली, जबकि सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पेंशन में बढ़ोतरी हुई। और तभी से ये वन रैंक वेरिएबल पेंशन की व्यवस्था
व्यवस्था लागू हो गई, जिसमें हर बार सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही डिफेंस पर्सनल की पेंशन्स फिक्स की जाने लगी। उस समय डिफेंस पर्सनल्स का यह आरोप था कि थर्ड पे कमीशन ने उनके साथ अन्याय किया है, और चूंकि इस कमेटी में डिफेंस का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं था, इसीलिए सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स ने अपने रूल्स अपने फेवर में टर्न किए हैं। ऐसे में लगभग तभी से एक्टिंग डिफेंस पर्सनल और रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल से जुड़ा ये मुद्दा तूल पकड़ने लगा। वहीं 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट द्वारा इंप्लीमेंट किए गए रैंक पे के सिस्टम ने इस असंतोष की आग में घी डालने का काम किया। वो कैसे? देखिए, असल में रैंक पे के सिस्टम के अंडर आर्मी के कैप्टन, मेजर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर्स एक्सेट्रा, और सिमिलरली एयरफोर्स, नेवी में उनके इक्विवेलेंट रैंक के ऑफिसर्स के बेसिक पे को सिविलियन और पुलिस ऑफिसर्स के बेसिक पे स्केल से रिलेटिवली कम कर दिया गया। ऐसे में एक बार फिर डिफेंस पर्सनल्स और वेटरन्स का ये आरोप था कि सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स इस पॉलिसी के थ्रू उनकी मिलिट्री रैंक्स अंडरमाइन करके उन्हें पुलिस और सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स के सबऑर्डिनेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जबकि इसके पहले 1983 में ब्रिगेडियर केपी सिंह देव कमेटी ने फिर से स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेंशन की तरह का ही सिस्टम रीइंट्रोड्यूस करने की बात कही थी, लेकिन सरकार द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। साथ ही सरकार के इस फैसले के विरुद्ध आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल का ऑब्जेक्शन ये था कि आर्म्ड फोर्सेस की रैंक्स के बेसिक पे को रिड्यूस करने का ये फैसला आर्म्ड फोर्सेस से कंसल्ट किए बिना लिया गया था, जिसने न केवल पुलिस मिलिट्री रैंक्स को रेडिकली एसिमेट्रिकल बना दिया था, बल्कि सरकार के इस फैसले से हजारों ऑफिसर्स और वेटरन्स के पे और पेंशन्स नेगेटिवली इफेक्ट हुए थे। और लगभग यहीं से सिलसिला शुरू हुआ सरकार के इस फैसले के विरुद्ध लिटिगेशंस और OROP की मांग का, जो आने वाले दशकों में यूं ही चलती रही। इसके बाद 2008 में मनमोहन सिंह लेड यूपीए गवर्नमेंट के दौरान आई 6th सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग रैंक पे के कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड कर दिया गया और इसकी जगह ग्रेड पे और पे बैंड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन इस मेथड ने भी रैंक पे द्वारा क्रिएट हुए आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के पे और पेंशन की एसिमेट्री को एड्रेस करने के बजाय एक तरह से इसे और भी ज्यादा टेक्निकलिटीज के बीच रीइंफोर्स कर दिया, जिसके बाद 2008 से 2014 के बीच डिफेंस पर्सनल्स और रिटायर्ड पर्सनल्स की ओर से अपनी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर बहुत से नेशन वाइड ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक्स और रैलीज देखने को मिले। हालांकि इस बीच डिफेंस पर्सनल्स द्वारा पे पेंशन स्टेटस एसिमेट्रीज का मुद्दा भी उठाया जाता रहा, लेकिन फिर भी OROP का इशू फोरफ्रंट पर बना रहा। असल में आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के लिए यह मुद्दा केवल मॉनेटरी बेनिफिट्स का नहीं, बल्कि OROP की डिमांड कर रहे बहुत से वेटरन्स ने अपने पर्सनल अकाउंट में यह बताया कि यह मुद्दा उनके आत्मसम्मान से भी जुड़ा था। साथ ही डिफेंस पर्सनल के लिए उनकी पेंशन से जुड़ा इशू इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जहां कुछ सिविल सर्वेंट्स की रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स है, तो वहीं 85% सोल्जर्स 35 से 37 ईयर्स की एज के बीच कंपल्सरली रिटायर कर दिए जाते हैं। वहीं बाकी के 12 to 13% सोल्जर्स अपनी प्रमोटेड रैंक के अकॉर्डिंग 40 to 54 ईयर्स की एज में रिटायर हो जाते हैं। ऐसे में एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने सेकेंड करियर को स्टार्ट करने के स्ट्रेस के बीच उनकी सोशल सिक्योरिटी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि एक रिटायर्ड डिफेंस वेटरन एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। ऐसे में इन सब आंदोलन के बीच यूपीए सरकार भी दबाव में थी और उसका भी यही मानना था कि जल्द से जल्द इस मसले को सुलझा लेना चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस के बीच बढ़ते तनाव और वेटरन्स के लगातार बढ़ते इन प्रोटेस्ट को देखते हुए उस दौरान की यूपीए गवर्नमेंट ने 2011 में एक 10 मेंबर ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी अपॉइंट की और इस कमेटी की कमान सौंपी गई बीजेपी के वेटरन MP भगत सिंह कोश्यारी को। कोश्यारी कमेटी ने लगभग 8 महीनों तक इस मुद्दे से जुड़े एविडेंसेस और ओरल डिपोजिशंस की गहराई से जांच की और फाइनली दिसंबर 2011 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। कोश्यारी कमेटी ने यूनानिमसली OROP की मांग को सही माना और इसे इंप्लीमेंट करने के लिए स्ट्रांगली रिकमेंड किया। यही नहीं, कोश्यारी कमेटी द्वारा सबमिटेड रिपोर्ट में OROP की कॉन्सेप्ट को डीपली डिफाइन भी किया गया, जिसके अनुसार OROP से मतलब सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस से रिटायर होने वाले आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के लिए यूनिफॉर्म पेंशन की व्यवस्था है, जिसमें पर्सनल की डेट ऑफ रिटायरमेंट से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। साथ ही अगर फ्यूचर में पेंशन्स में जो भी इन्हांसमेंट होंगे वो सभी पास पेंशनर्स को भी ऑटोमेटिकली पास कर दिए जाएंगे। यानी अब एक डिफेंस पर्सनल 2015 में रिटायर हो या 2025 में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी, अगर वो एक पोस्ट और इक्वल टेन्योर ऑफ सर्विस पूरी करके रिटायर हो रहे हैं तो उन्हें मिलने वाली पेंशन इक्वल होनी चाहिए।
कोश्यारी कमेटी की इस रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही पार्लियामेंट, एक्स सर्विसमैन और उनकी एक्स सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसे लेकर अपनी सहमति दे दी। यही नहीं, एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोश्यारी रिपोर्ट में दी गई ओआरओपी की इलैबोरेट डेफिनेशन को भी अपनी मांगों के अनुरूप बताया। इसके बाद ओआरओपी के इस इशू को रिजॉल्व करने को लेकर यूपीए गवर्नमेंट और खासतौर पर तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी द्वारा बैठकों का एक दौर चलता रहा और फरवरी 2014 में गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि वो 2014-15 से ओआरओपी को इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई भी डिटेल्स गवर्नमेंट द्वारा सबमिट नहीं करी गई, जैसे कि ये इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा और इसमें कितना खर्चा आएगा। जबकि बिना किसी थॉरो एनालिसिस के फरवरी 2014 में प्रेजेंटेड बजट में 500 करोड़ रुपए ओआरओपी के लिए प्रोवाइड कर दिए गए। लेकिन इससे पहले कि इस डायरेक्शन में कोई ठोस कदम उठाया जाता, यूपीए की सरकार गिर गई। हालांकि डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि आने वाले चुनावों को देखते हुए यूपीए गवर्नमेंट जानबूझकर इसके इंप्लीमेंटेशन के फैसले को डिले कर रही थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसा इसलिए भी था क्योंकि ओआरओपी केवल एक पॉलिसी का मुद्दा नहीं, बल्कि इसके ग्रेव फाइनेंशियल इंप्लीकेशन भी थे। क्योंकि जिस कमिटी ने ओआरओपी की डिमांड को लेजिट बताया था, उसी कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार डेट ऑफ रिटायरमेंट को इररिस्पेक्टिव मानकर पेंशन प्रोवाइड करना एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होने वाला था, खासतौर पे जब डिफेंस पर्सनल्स सिविलियन पर्सनल्स के कंपैरिजन में जल्दी रिटायर हो जाते हैं और इस वजह से कंपैरेटिवली लॉन्गर लाइफ स्पैन तक पेंशन रिसीव करते हैं। खैर 2014 के चुनाव में सरकार तो बदली, लेकिन ओआरओपी का मुद्दा ज्वलनशील बना ही रहा। लेकिन जल्द ही इसे सुलझाने का भार न्यूली इलेक्टेड बीजेपी पर पड़ने वाला था और यहां से घटनाक्रम तेजी से बदलने लगा। दोस्तों, ये तो 2014 में बीजेपी की ओर से तत्कालीन पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2013 में ही रेवाड़ी में हुई एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित करते हुए घोषणा कर दी थी कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे ओआरओपी को इंप्लीमेंट करना उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी। लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार की ओर से इस दिशा में कोई जल्दी नहीं दिखाई गई, बल्कि अलग अलग मौकों पर पीएम मोदी की ओर से लगातार आश्वासन ही दिए जाते रहे। खासतौर पर 2014 में सियाचिन के सैनिकों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे पीएम मोदी ने एक बार फिर ओआरओपी के इंप्लीमेंटेशन से अपनी सहमति को जताया, लेकिन कोई निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की। वहीं मई 2015 में अपने पीएम के कार्यकाल को 1 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में ऑर्गेनाइज हुए पीएम मोदी के मन की बात पॉडकास्ट के दौरान भी उन्होंने एक्स सर्विसमैन से पेशेंस रखने के लिए कहा। साथ ही इसी दौरान उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हुए ओआरओपी की डेफिनेशन और उसके प्रावधानों पर चल रहे एफर्ट्स का भी जिक्र किया, जिसे लेकर एक बार फिर एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशंस और आर्मी वेटरन्स में असंतोष की लहर दौड़ गई, क्योंकि उनका मानना था कि ये सब कह के ओआरओपी के इंप्लीमेंटेशन प्लान को डिले किया जा रहा है। साथ ही उनका मत था कि जब कोश्यारी कमेटी ने एक बार इलैबोरेट और वेल एक्सेप्टेड डेफिनेशन दे दी है, तो फिर अब नए सिरे से इस मुद्दे को डिफाइन करने की कोशिश क्यों की जा रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि असल में ओआरओपी के इंप्लीमेंटेशन को लेकर हो रहा ये डिले तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर लेट श्री अरुण जेटली जी की वजह से हो रहा था, क्योंकि उनका मानना था कि कोश्यारी कमेटी की रिकमेंडेशंस फाइनेंशियल सेंसिटिविटी के अगेंस्ट जाते हैं। ऐसे में अगर इस मुद्दे को सही तरह से रिजॉल्व करना है तो इसके फाइनेंशियल एंगल से ठीक तरह से डील करना बेहद जरूरी है, नहीं तो ये एक फाइनेंशियल ब्लंडर साबित हो सकता है। ऐसे में सरकार द्वारा किए जा रहे इस डिले को अपने साथ धोखा मानते हुए एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशंस एक बार फिर मैदान में उतर आई और 15 जून 2015 से उनके द्वारा देशव्यापी अनशन और प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इसी बीच 13 अगस्त 2015 को आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया के 4 फॉर्मर चीफ्स जनरल SF रॉड्रिगेज, एडमायरल L रामदास, एडमायरल्स अरुण प्रकाश और फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सुरीश मेहता ने सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस माने जाने वाले भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक ओपन लेटर लिख दिया, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट द्वारा वेटरन से किए जा रहे ह्यूमिलेटिंग बिहेवियर और उनके अप्रोच को नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा इंप्लीकेशन बताया। लेकिन इसी बीच ही वो घटना घटित हो गई जिसने इस ओआरओपी के पूरे मुद्दे को बहुत सेंसिटिव बना दिया। असल में दिल्ली के जंतर मंतर पर आर्म्ड फोर्सेस, वेटरन्स, फैमिलीज और वॉर विडोज द्वारा चल रहे पीसफुल प्रोटेस्ट पर 14 अगस्त 2015 की सुबह सरकार के आदेश पर दिल्ली पुलिस, CRPF और पैरामिलिट्री फोर्स फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंसर्जेंसी द्वारा लाठी चार्ज कर दिया गया। इंडिपेंडेंस डे के ठीक एक दिन पहले हुए इस एक्शन की वजह से सारे देश ने इस पर
कड़ी प्रतिक्रियाएं दी। ऑपोजिशन पार्टीज के साथ साथ मीडिया और जनरल पब्लिक में भी इस कार्यवाही की घोर निंदा होने लगी। इसी बीच 17 अगस्त को आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया के 10 फॉर्मर चीफ ने नरेंद्र मोदी को ज्वाइंट लेटर लिखकर इस पुलिस एक्शन पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की। लेकिन इस सब के बाद भी सरकार द्वारा इस मुद्दे पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही इस पुलिस एक्शन के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी कमेटी बैठी, जिससे ओआरओपी की मांग कर रहे वेटरन्स सरकार के विरुद्ध उग्र हो गए। इसी बीच मामले को हाथ से निकलता देख और देश भर से इस मुद्दे पर आ रही कड़ी प्रतिक्रियाओं के बीच बीजेपी गवर्नमेंट ने सितंबर 2015 में ओआरओपी के इंप्लीमेंटेशन की घोषणा कर दी और इस कड़ी में नवंबर 2015 में ओआरओपी स्कीम को नोटिफाई कर दिया गया। इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि ओआरओपी की स्कीम 1 जुलाई 2014 से इंप्लीमेंट होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वन रैंक वन पेंशन की एज ओल्ड डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई और इसे इंप्लीमेंट भी कर दिया गया तो फिर ये इशू शायद सॉल्व हो गया होगा ना, लेकिन नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं। तो आखिर क्या थी वो अड़चन जिसकी वजह से आज भी वन रैंक वन पेंशन का मसला फंसा हुआ है? दोस्तों, बीजेपी गवर्नमेंट ने ओआरओपी की व्यवस्था लागू तो कर दी, लेकिन डिफेंस वेटरन्स के अनुसार ये वो व्यवस्था नहीं थी जो कोश्यारी कमेटी ने रिकमेंड की थी। असल में बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई ओआरओपी की व्यवस्था में एक्स सर्विसमैन की पेंशन ट्वाइस अ ईयर फिक्स करने या फिर कहें कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रोवाइड किए गए ऑटोमेटिक रिवीजन की व्यवस्था को फॉलो करने के बजाय हर 5 साल में एक बार फिक्स करने का प्रावधान था। ऐसे में 1 जुलाई 2014 से इंप्लीमेंट हुई इस स्कीम का अगला फिक्सेशन 2019 में होना था। गवर्नमेंट की इस मेथोडोलॉजी से नाखुश कुछ एक्स सर्विसमैन ग्रुप्स का कहना था कि ये वन रैंक वन पेंशन स्कीम ना होकर वन रैंक मल्टीपल पेंशन स्कीम है, जिसे उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन बताया। साथ ही गवर्नमेंट ने पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज पेंशन का जो नियम बनाया था, वेटरन्स उससे भी सेटिस्फाइड नहीं थे। ऐसे में इस मुद्दे पर वेटरन्स की डिमांड थी कि इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक 5 मेंबर कमेटी बनाई जाए, जिसमें उनके 3 रिप्रेजेंटेटिव्स को भी जगह मिले। जबकि ओआरओपी को लेकर वेटरन्स के असंतोष के चलते इस पूरे इशू की पड़ताल करने के लिए गवर्नमेंट ने फॉर्मर जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट एल नरसिम्हा रेड्डी के अंडर एक 1 मैन कमेटी फॉर्म कर दी। ऐसे में वेटरन्स सरकार की ओआरओपी की स्कीम के अगेंस्ट कोर्ट जा पहुंचे। वहीं इसी बीच सरकार द्वारा लगातार अपनी कमेटी की रिपोर्ट को अंडर स्टडी और इशू ऑफ सब्जुडिस बताकर 2019 में किए जाने वाले रीफिक्सेशन भी यूनिलेटरली डिले किए जाते रहे, जबकि गवर्नमेंट द्वारा कभी भी इस कमेटी की रिकमेंडेशन को पब्लिक नहीं किया गया। हालांकि मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में ओआरओपी को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल की जा रही सरकार की मेथोडोलॉजी को अपनी हरी झंडी दे दी। लेकिन साथ ही कड़े शब्दों में कोर्ट द्वारा सरकार को ये हिदायत दी गई कि इससे जुड़े पेंशनर्स के सभी अरियर्स जुलाई 2022 तक पे कर दिए जाएं। लेकिन गवर्नमेंट लगातार इस पेमेंट को डिले करती रही और कोर्ट ने इस पेमेंट की डेडलाइन को 2 बार एक्सटेंशन भी दे दिया। फाइनली दिसंबर 2022 में एक मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने यह अनाउंस किया कि सरकार 25 लाख से ज्यादा डिफेंस पेंशनर्स को उनका 23,638 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया पैसा देने जा रही है। लेकिन फैमिली पेंशनर्स और गैलेंट्री अवार्डीज को छोड़कर बाकी वेटरन्स को ये अरियर एक ही बार में देने के बजाय 4 हाफ ईयर इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा और यहां से ये मामला और पेचीदा हो गया। इस बार सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने खुद ही इसे अपने आदेश की अवहेलना माना। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि उनके पिछले फैसले और अरियर्स क्लियर करने की 15 मार्च 2023 की एक्सटेंडेड डेडलाइन सेट करने के बाद भी सरकार लगातार इस मुद्दे को डिले कर रही है। साथ ही कोर्ट ने भी ये 4 इंस्टॉलमेंट वाली प्रोसेस को सिरे से नकार दिया। यही नहीं, कोर्ट ने माना कि सरकार के इस फैसले से ये ड्यूज 2025 तक क्लियर हो पाएंगे, जो कोर्ट को मंजूर नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने सरकार को एक बार में इस अरियर को क्लियर करने के आदेश दिए, लेकिन कोर्ट में सरकार ने माना कि ओआरओपी के अंडर सभी डिफेंस पेंशनर्स के अरियर्स एक बार में क्लियर करने से देश के लिए एक इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ी हो सकती है, क्योंकि नेशन के लार्ज इंटरेस्ट में इस पैसों को दूसरे पब्लिक पर्पसेस के लिए एलोकेट करना ज्यादा जरूरी है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल डिसीजन में क्या कहता है। लेकिन ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर सरकार की ओर से ये सब किया क्यों जा रहा है? क्यों वो खुद अपने ही किए गए वादे को पूरा करने से हिचक रही है और क्यों बार बार अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज लाकर इन विवादों को और उलझाना चाह रही है? इसे भी समझते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी आईक्यू के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी आईक्यू ने प्रण लिया है कि यूपीएससी सीएससी 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए
स्टडी आईक्यू अपना पहला लाइव फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें एनसीईआरटी से लेकर रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 22 मार्च इवनिंग 6 PM से हो रही हैं। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। देखिए, OROP केवल एक पॉलिसी रिलेटेड इशू नहीं है, बल्कि इसके ग्रेव फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस भी हैं और इन्हीं कंसिक्वेंसेस की वजह से ये मुद्दा लगातार सरकारों के गले की हड्डी बना रहा है। जैसा हमने आपको बताया कि डिफेंस पर्सनल्स सिविलियंस के कंपैरिजन में जल्दी रिटायर हो जाते हैं, ऐसे में उनके पेंशन पेड पीरियड की लेंथ भी लंबी होती है। यही कारण है कि जहां 2015-16 में सिविलियंस में रेशियो ऑफ पेंशनर्स टू सर्विंग पर्सनल 0.56:1 है, वहीं मिलिट्री में ये 1.7:1 है। जबकि 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन होने वाले गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉयज को एश्योर्ड पेंशन्स के बजाय NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम से जोड़ दिया गया है, जिसके चलते लगातार सिविलियन साइड पे गवर्नमेंट का पेंशन का बोझ कम होता जा रहा है। लेकिन इसके उलट मिलिट्री पर्सनल को उनके शॉर्टर स्पैन की वजह से इसके बाहर रखा गया। हालांकि 15th फाइनेंस कमीशन ने डिफेंस पर्सनल्स को भी इसके अंडर लाने की रिकमेंडेशन दिए थे, लेकिन इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर पेंशन का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इसका नतीजा ये है कि दूसरी मिनिस्ट्रीज के कंपैरिजन में डिफेंस मिनिस्ट्री में पेंशन टू बजट रेशियो लार्जेस्ट है। यही कारण है कि जहां 2005-6 के यूनियन बजट में डिफेंस पेंशनर्स के लिए ₹12,715 करोड़ एलोकेट हुए थे, वहीं 2020-21 के यूनियन बजट में ये नंबर 10.5 टाइम्स बढ़कर ₹1,33,825 करोड़ हो गया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर का 4.4% था। वहीं अगर आप इसे डिफरेंट व्यू पॉइंट से देखें तो बजट 2020 में एजुकेशन के लिए ₹99,300 करोड़ और हेल्थ के लिए ₹69,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ था। और यही नहीं, बल्कि 2013-14 से 2023-24 तक जहां डिफेंस पेंशन पे होने वाला एक्सपेंडिचर एनुअली 12% के रेट से बढ़ता गया है, वहीं टोटल डिफेंस एक्सपेंडिचर 9% से ही इंक्रीज हुआ है। ऐसे में वो डिफेंस मिनिस्ट्री जिसको चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के बीच भारत को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट को कैपिटल क्रिएशन और मॉडर्नाइजेशन पर खर्च करने की जरूरत है, उसके 2019-20 के टोटल बजट एलोकेशन का 26% डिफेंस पेंशन्स के लिए चला जाता है। यही कारण है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के पेंशन एक्सपेंडिचर उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर से भी 15,291 करोड़ रुपीस ज्यादा है। पेंशन के इस बढ़ते दबाव का एक कारण यह भी है कि आज भारत में 32.9 लाख डिफेंस पर्सनल्स और फैमिली पेंशनर्स हैं, जिनमें 6.14 लाख सिविल डिफेंस पेंशनर्स भी शामिल हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अनुसार हर साल इसमें 55,000 पेंशनर्स ऑन एन एवरेज जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि OROP के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से ही इस योजना पर ऑलमोस्ट ₹57,000 करोड़ का खर्चा किया जा चुका है, जबकि दिसंबर 2022 में आए एस्टिमेट के अनुसार रिवाइज OROP को इंप्लीमेंट करने के लिए एनुअली लगभग ₹8,450 करोड़ का खर्च होगा और इसके हर पे कमीशन के साथ कई गुना बढ़ते जाने की उम्मीद है। अब ऐसे में सरकार की मजबूरी ये है कि OROP का बोझ सरकार के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ा कंसर्न है। यही कारण है कि वो कभी कठिन सवालों से बचती दिखाई देती है तो कभी अग्निपथ जैसी स्कीम लाकर पॉलिसी मेकिंग के थ्रू आने वाले समय में इस तरह की परेशानी से बचना चाहती है। लेकिन इस सब के बाद भी प्रश्न वही है कि जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, क्या उनके लिए देश कुछ नहीं करेगा? दूसरी ओर एक वाजिब तर्क ये भी है कि देश की सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस की जॉब को ल्यूक्रेटिव बनाए रखना भी सरकार की ही तो जिम्मेदारी है ना, ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स प्राइवेट जॉब की ओर जाने के बजाय नेशनल सिक्योरिटी में अपना योगदान दे। अगर डिफेंस फोर्स में सोशल सिक्योरिटी का ये नेट भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो फिर कोई क्यों इस ओर आना चाहेगा? अब ऐसा देखा जाए तो दोनों पक्षों की ही बात जायज लगती है। एक और पेंशनर्स अपनी सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करने की वजह से बेटर और इक्वल पेंशन्स की डिमांड करते हुए एकदम सही दिखाई पड़ते हैं, तो वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट की ओर से किए जा रहे फाइनेंशियल बर्डन का दावा भी कोई मेड अप एक्सक्यूज नहीं लगता, क्योंकि अगर इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ना है तो उसे अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करके कैपिटल एक्सपेंडिचर की ओर डाइवर्ट करना ही पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए, इट इज नॉट जस्ट अबाउट OROP। अगर आप आजकल न्यूज पे ध्यान दे रहे हो तो आप जानते ही होंगे कि पेंशन का ये मुद्दा केवल डिफेंस वेटरन्स तक सीमित नहीं है, बल्कि देशव्यापी होता जा रहा है, जहां एक और सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लंबे समय से 2004 में NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम के इंप्लीमेंटेशन के पहले दी जाने वाली पेंशन की मांग करते आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने ओल्ड पेंशन स्कीम को रीस्टार्ट करने का अपना फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई भी कर दिया है। हालांकि बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट का यही कहना है कि पेंशन का बोझ बढ़ाना या दोबारा ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करना इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से खुद की कब्र खोदने जैसा है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस तरह के एक्सपेंडिचर्स इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो हमारे पास रास्ता क्या है और आखिर क्यों लगातार पेंशन की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, अगर आप गौर से देखें तो ओल्ड एज में सोशल सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न है, खासतौर पर एक रिटायर्ड पर्सन जिसकी आमदनी अब बंद हो चुकी है और आगे आने वाला जीवन उसे अपनी सेविंग्स के दम पर गुजारना है। ऐसे किसी भी इंसान के लिए सोशल सिक्योरिटी बेहद जरूरी हो जाती है। ऐसे में पर्सन सैलरीड रहा हो या अनसैलरीड, प्राइवेट जॉब में रहा हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रिटायर्ड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, एज ओल्ड में उसकी वेल बीइंग इंश्योर करने के लिए सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करना बेहद जरूरी है। ऐसे में पेंशन स्कीम्स को रिवाइव करने से बेहतर यही है कि गवर्नमेंट अपने सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जैसे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज और पब्लिक एजुकेशन जैसी सर्विसेज को दुरुस्त करने पर ध्यान दे, क्योंकि अगर ये दोनों फैसिलिटीज हायर क्वालिटी में जनता को उपलब्ध होंगी तो उसके बाद फिर चाहे वो किसी भी सोशल और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के हों, उनमें भी एक विश्वास जागेगा कि वो सिक्योर हैं। इसका प्राइम एग्जाम्पल हमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देखने को मिलता है, जहां सरकार द्वारा इंश्योर की जा रही इसी तरह की फैसिलिटीज वहां की जनता का जीवन आसान बनाती हैं। तभी चाहे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये देश कतार में सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। इसके अलावा भारत में ओल्ड एज पेंशन के बजाय री एंगेजमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन्स को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है, ताकि एल्डरली पीपल का अनएक्सपेक्टेड पोटेंशियल, एक्सपीरियंस, नॉलेज, विजडम, रिसोर्स, टाइम और सबसे ज्यादा जील टू वर्क इफेक्टिवली एक्सप्लॉइट की जा सके। खासतौर पर रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल को रिटायरमेंट के बाद नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में लेटरल एब्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग भी बहुत सी कमिटीज ने अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस पहल नहीं दिखाई दी है। यदि इसे ठीक तरह से इंप्लीमेंट किया गया तो इससे न केवल ओल्ड एज में उनका मॉनेटरी सपोर्ट बेटर होगा, बल्कि इससे इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। इस काम में प्राइम मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिटायर्ड एंड सीनियर सिटीजन जैसी स्कीम भी काम आ सकती हैं। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंडिया जैसा यूथफुल पॉपुलेशन वाला देश, जहां आने वाले डिकेड्स में ओल्डर जनरेशन का प्रोपोर्शन और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, उसमें अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो पेंशन का बोझ हमारे लिए दम घोटने वाला बन जाएगा। क्योंकि यूएन द्वारा की गई कुछ स्टडीज बताती हैं कि 2050 तक इंडिया की 20% से ज्यादा पॉपुलेशन 60 ईयर्स प्लस की होगी। ऐसे में OROP इशू को भी क्रिएटिवली सॉल्व करने की जरूरत है, ताकि हमारे डिफेंस फोर्सेस के वेटरन्स के साथ साथ आम जनता को भी ओल्ड एज में एक एप्रोप्रिएट सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा सके। इसी आशा के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज क्रिटिकली कमेंट ऑन द वन रैंक वन पेंशन इशू एंड गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू इट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।